हाय फ्रेंड, मैं पूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ बायोलॉजी के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर से लिए गए हैं, यानी कि 2019 के पीएनएसटी एंड जीएनटीएसटी जो एग्जाम मध्य प्रदेश पीवी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, जो प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट एंड जनरल नर्सिंग ट्रेनिंग सिलेक्शन टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को पता है कि प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि उसके बेस पर हमें मतलब ये पता चल जाता है कि आगे आने वाले एग्ज़ाम में किस टाइप का पैटर्न आएगा और जो क्वेश्चन का लेवल है वो कैसा रहता है और कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो इस टाइप की पूरी डिटेल के लिए आप लोग मेरी वीडियो को पूरा अंत तक देखें और मैं आपको यहाँ पे 60 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर के थे वो सॉल्व करवाऊंगी और आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर की पीडीएफ वगैरह भी यहाँ मिल जाएगी। आप लोगों को पूरे एग्जाम की प्रिपरेशन और साथ ही साथ जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। आप लोगों को पता है कि जो पीएनएसटी एंड जीएनटीएसटी का एग्ज़ाम 2020 में होने वाला है, उसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो आ गई है, तो वो जुलाई मंथ में है। आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके वीडियो देख लें, कल ही मैंने डाली हुई है वीडियो, तो उसमें आपको सारा कुछ डिटेल पता चल जाएगा कि कौन कौन से एग्ज़ाम कब हैं। तो जितने भी एंट्रेंस टेस्ट होने वाले हैं, चाहे वो दहेज हो, पीएनएसटी हो, जीएनटीएसटी हो, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट हो, जितने भी मध्य प्रदेश पीवी के द्वारा कंडक्ट करवाने वाले हैं वो सारे जुलाई में होने वाले हैं। सिर्फ जो 20-21 जून को आपका होगा वो होगा प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट, जो आप 10th पास करके भी दे सकते हैं, और कुछ लोग 12th पास करके भी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करना चाहते हैं तो वो भी इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो आप लोग सारा कुछ प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं वो वीडियोज़ वगैरह, ठीक है। और जो लोग पहली बार चैनल पर जुड़े हैं वो लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ नीरेनबर्ग एंड खुराना, मतलब कि निम्नलिखित में से नीरेनबर्ग और खुराना का योगदान कौन सा है। तो आपको पता है इसमें से जो नीरेनबर्ग और खुराना है उनका योगदान कौन सा है आपको, तो इसमें जो होगा उन लोगों का जो योगदान है वो किस में है, तो सिंथेसिस ऑफ आर्टिफिशियल mRNA, ठीक है। जो कृत्रिम mRNA का संश्लेषण है उसमें इन लोगों ने मतलब अपना योगदान दिया था, ठीक है। तो नीरेनबर्ग और खुराना का योगदान है इसमें, तो ये आपको याद रखना है। मैं सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी इनसे रिलेटेड। जी, आपके बॉटनी के 30 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, इस एग्जाम में आते हैं 30 क्वेश्चन बॉटनी के और 30 क्वेश्चन आपके जो जूलॉजी के होते हैं उससे आते हैं, ठीक है। तो दोनों मिलाकर कंबाइंड जो बायोलॉजी के रहेंगे वो आपके 60 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, ठीक है। और इसमें बाकी फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन रहते हैं और इंग्लिश के भी ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। 30 क्वेश्चन इंग्लिश के, 30 फिजिक्स के, 30 केमिस्ट्री के। तो आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री की भी वीडियोज़ प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें वहाँ पे पढ़ा होगा कि फिजिक्स वीडियो लेक्चर और केमिस्ट्री वीडियो लेक्चर, इस टाइप से आप प्ले लिस्ट में देखेंगे तो मिल जाएंगे आपको। सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आती हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, निम्नलिखित में से कौन सी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो अम्ल का सही अनुक्रम है। तो आप लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन का लेवल कैसे है। क्वेश्चन जो लेवल रहता है वो मीडियम, इजी और मतलब कि आपका थोड़ी सा टिपिकल रहता है। कुछ आपके अगर देखा जाए तो 10 to 20% टिपिकल आते हैं, बाकी आपके मोस्टली जितने भी जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके थ्योरेटिकल बेस्ड आते हैं, है ना। तो आप लोगों को पूरे वो पढ़ने हैं और जो मोस्टली आपके जो इजी और मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं। और इस बार तो वैसे भी एग्ज़ाम का लेवल थोड़ी सा ईजी रहेगा, क्योंकि इस बार जो कोरोना वगैरह की वजह से बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में हैं, कहीं कोई पढ़ नहीं पा रहा है, कहीं कुछ। तो आप लोगों का एग्जाम पेपर इस बार अच्छा जाएगा और अच्छा पेपर आएगा ये भी, ठीक है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो अम्ल का सही अनुक्रम है। तो आप लोगों को पता है जो अमीनो अम्ल का सही अनुक्रम है वो है आपका 4th नंबर ऑप्शन, यानी कि ये आपका मैथ्यूनिन, ग्लाइसिन, वेलिन और लाइसिन, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सही अनुक्रम है। सबसे पहले आपका आएगा मैथ्यूनिन, उसके बाद आएगा ग्लाइसिन, फिर आएगा वेलिन, फिर आएगा लाइसिन, ठीक है। तो इस टाइप से ये आपके 4 अनुक्रम बढ़ती क्रम में श्रृंखला में रहेंगे। तो ये जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है उनमें अमीनो अम्ल का सही अनुक्रम यही रहेगा, ठीक है। अब जो थर्ड ऑप्शन आता है ये आपको एज इट इज़ ऐसे ही लर्न करनी है, ठीक है। अब जो थर्ड क्वेश्चन आता है उसमें वो पूछ रहा है कि पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन इन प्रोटीन सिंथेसिस इज इनिशिएटेड बाय। आप देखिए जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसी रिलेटेड आपका ये थर्ड क्वेश्चन है, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला निर्माण इसके द्वारा शुरू किया जाता है। तो आपने अभी अभी पढ़ा है, यहाँ पे आप लोग खुद देखिए कि जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में जो अमीनो अम्ल का सही अनुक्रम है वो किससे स्टार्ट है, तो ये मैथ्यूनिन से स्टार्ट है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे इसका कि प्रोटीन संश्लेषण पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के निर्माण इसके द्वारा शुरू किया जाता है। तो किसके द्वारा शुरू किया जाता है, तो मैथ्यूनिन के द्वारा शुरू किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये जो टर्म है ये याद रखना है। और इनसे रिलेटेड जितने आपके जो टॉपिक हैं तो आप पढ़ चुके हैं, जैसे 11th-12th में आपने पढ़े, तो आप लोग उनका भी रिवाइज कर सकते हैं अपने 11th-12th के नोट्स से। इसका जो सिलेबस है उससे जाके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो बुक्स वगैरह रहती हैं 11th-12th की उनके पीछे भी जो न्यूमेरिकल रहते हैं चैप्टर कंप्लीट होने के बाद न्यूमेरिकल और जो ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चन रहते हैं वो भी आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है।
लेकिन पढ़िए सारा आप PNST और GNTST की सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि सिलेबस बहुत मैटर करता है, ठीक है। फिर इसमें आता है कि जो काई एज मेटा आर फर्स्ट सीन इन, जो आपका व्यतयासिका या काई एज मेटा को सर्वप्रथम निम्न में देखा गया। तो किस में देखा गया था काई एज मेटा को? सबसे पहले डिप्लोटीन यानी कि दुई पट्ट में देखा गया था सबसे पहले, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे 3rd नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका 4th नंबर का, ठीक है। अब उसके बाद आता है 5th नंबर क्वेश्चन। तो 5th नंबर क्वेश्चन में है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर लेस हार्मफुल पॉल्यूटेंट टू अस देन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। हाँ, ये सही है, क्योंकि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वो मतलब बाद में जैव खाद्य वगैरह बन जाती है ना, तो वो डिकम्पोज हो जाते हैं। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल रहते हैं वो डिकम्पोज नहीं होते, मतलब कि कभी वो ख़त्म नहीं होते, उनको जलाया जाए तो जहरीली गैसें वगैरह निकलती हैं ना। और बाकी जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं उनको अगर ज़मीन के अंदर दफना दिया जाए तो वो वहीं पर खाद वगैरह बना के और डिकम्पोज होकर पूरे ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर लेस हार्मफुल पॉल्यूटेंट टू अस देन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ओनली बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो कौन से ग्रुप है इसमें चारों में ऑप्शन में कि जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कंटेन करता है, जिसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो, ठीक है। तो हिंदी में क्या है कि जैव निम्नीकरण कचरे अजैव निम्नीकरणीय कचरे की तुलना में हमारे लिए कम हानिकारक प्रदूषक हैं। तो निम्नलिखित में से किस समूह में केवल जैव निम्नीकरण कचरे हैं? तो इसमें आप देखेंगे तो 5th का जो ऑप्शन होगा 5th क्वेश्चन का वो आपका होगा 4th नंबर ऑप्शन। आप इसमें देखेंगे बोर्ड स्पॉइल्ड फूड एंड वेजिटेबल पील्स। तो आप देखेंगे जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या है आपका जैव निम्नीकरण कचरा, ठीक है। तो जैव निम्नीकरण कचरा या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, वो इसमें क्या होगा, जैसे लकड़ी है, सड़ा भोजन है और सब्जियों के छिलके हैं, ये ऐसे वेस्ट हैं कि अगर आप इन्हें ज़मीन में दफनें तो ये गल जाते हैं वहीं पर, और जो खाद बना लेते हैं जो मिट्टी के लिए और पेड़ पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी रहती है, ठीक है। इनसे कोई भी जो पोल्यूटेंट गैसेस हैं और ये सब हैं वो नहीं निकलती हैं बहुत ज़्यादा में, और मतलब कि आप जीरो ही समझ लीजिए। तो ये वेस्ट जो है वो उनके जो एग्जांपल हैं वो ये हैं, ठीक है। अब ये 6th नंबर क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन्स इन्वॉल्व फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 सीड इज। 100 बीजों के निर्माण में सम्मिलित अर्धसूत्री विभाजनों की संख्या है, तो वो क्या होगी आपकी इसमें? वो होगी 125। अब ये कैसे आया तो मैं आपको बता देती हूँ। इसकी जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी लंबी है ना। तो इसमें जैसे जो अर्धसूत्री विभाजन है या मायोटिक डिवीज़न है, तो आपको पता है कि मेल और फीमेल दोनों में ये होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मियोटिक MEIOTIC है, इसमें जो मियोटिक, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, M से डिनोट कर दे रही हूँ, यहाँ पे आ जाएगा मियोटिक डिवीज़न जो मेल में होते हैं, है ना। कैपिटल M से डिनोट कर देती हूँ, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो मेल में जो मियोटिक डिवीज़न होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं? 4 मेल गैनेट्स के इक्वल होते हैं, ठीक है। 4 मेल गैनेट्स के इक्वल होते हैं। इसलिए अगर अपन देखें तो इसने कितना पूछा, 100 बीजों के लिए, 100 सीड्स के लिए। तो अगर 100 सीड्स के लिए देखें तो क्या होगा यहाँ पे, ये अपन को क्या चाहिए यहाँ पे जो है अपन को ये चाहिए, मतलब यहाँ पे अपन को 100 मेल गैमेट्स यहाँ पे देखने हैं। तो 100 जो, एक सेकंड मैं बता रही हूँ आप लोगों को। जैसे यहाँ पे देखिए आपको निकालना क्या है, आपको यहाँ पे नंबर ऑफ मियोटिक डिवीज़न निकालना है, अर्धसूत्री विभाजनों की संख्या निकालनी है। तो जो 1 मियोटिक डिवीज़न होगा वो किसके इक्वल होगा? यहाँ पे 4 मेल गैमेट्स के। और जो यहाँ पे तो हम अगर देखें कि 100 जो मेल गैमेट्स हैं, तो 100 मेल गैमेट्स इक्वल कितने मियोटिक डिवीज़न हो जाएंगे? तो यहाँ पे ये 4 यहाँ चला जाएगा, और तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 और इंटू 100 तो हम करेंगे यहाँ पे जैसे हमें 1 मियोटिक डिवीज़न देखा और हमें कितना चाहिए? 100 बीज, मतलब 100 मियोटिक डिवीज़न। तो यहाँ पे हम 100 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मेल गैमेट्स, है ना। तो 100 म्यूटिक डिवीज़न इक्वल ये हमें यहाँ पे 100 म्यूटिक डिवीज़न चाहिए, तो हमें 100 मेल गैमेट्स के लिए अगर हम देखें
तो कितने ये म्यूटिक डिवीज़न हो जाएंगे, तो 100 मेल गैमेट्स में हो जाएंगे। यहाँ पे 1, ये 4 यहाँ चला जाएगा, है ना। तो 1/4 और 100 यहाँ पे 100 मेल गैमेट्स देखें तो यहाँ पे जब 4 से डिवाइड करेंगे तो जो यहाँ पे ये मेल गैमेट्स आ जाएंगे, 100 मेल गैमेट्स इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 25 मियोटिक डिवीज़न। इस टाइप से ये हो जाएगा, ठीक है ना। मियोटिक डिवीज़न मतलब 25 मियोटिक डिवीज़न हो जाएंगे मेल गैमेट्स में, इस टाइप से हो जाएगा, ये देख लेना आप। फिर अब फीमेल के लिए अगर हम निकालें तो फीमेल में जो म्यूटिक डिवीज़न्स होंगे वो क्या होंगे, तो आपको पता है कि 1 म्यूटिक डिवीज़न स्मॉल m से डिनोट किया था। 1 म्यूटिक डिवीज़न इक्वल कितना होता है, 1 एग सेल्स होता है किसमें, फीमेल्स में, ठीक है। तो इसका अगर निकालेंगे और जो रिमेनिंग 3 इसमें रहते हैं वो क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, काय में करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एग सेल को डेवलप करने के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर देखें तो 100 जो आपका मियोटिक डिवीज़न होगा, है ना, 100 स्मॉल m से करेंगे, 100 म्यूटिक डिवीज़न के लिए कितने होंगे, यहाँ पे 100 एग सेल होंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप से 100 ये मेल के हो गए, 100 म्यूटिक डिवीज़न हो गए फीमेल में, है ना, यहाँ पे इतना हो गया। तो यहाँ पे देखिए अब टोटल अगर देखें, टोटल मियोटिक डिवीज़न जो होंगे, टोटल मियोटिक डिवीज़न तो वो कितने होंगे, मेल और फीमेल दोनों में होते हैं। तो आपने मेल में देखा यहाँ पे कितने हैं 25 और फीमेल में कितने हो रहे हैं, 100, तो टोटल मिला के आपके कितने हो गए 125। तो इस टाइप से ये जो आपका आंसर था वो 125 यानी कि 125 आया, ठीक है। इस टाइप से आपको सॉल्व करना था। अब 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, दी प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल कॉपी ऑफ अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम इन एन्यूप्लॉइडी इज कॉल्ड, मतलब असुगुणिता में एक विशेष गुणसूत्र की एकल प्रति की उपस्थिति ब्लैंक कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है, मोनोसोमिक 2n-1, या फिर इसमें क्या हो जाएगा, एक न्यून सूत्र 2n-1 इसे हिंदी में बोलेंगे, ठीक है। असुगुणिता के एक विशेष गुणसूत्र की एकल प्रति की उपस्थिति, ठीक। अब उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। तो 8 नंबर जो क्वेश्चन है उसका क्या आंसर होगा, द बेसिक कॉन्सेप्ट इन फूड प्रोसेसिंग मेथड टू प्रिवेंट फूड स्पॉइलेज आर, खाद्य खराब होने से रोकने के लिए खाद्य प्रसंस्करण विधियों में मूल अवधारणा क्या है, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। मतलब कि खाद्य खराब होने से रोकना है अगर, तो क्या क्या करना चाहिए, केवल भंडारण के दौरान तापमान का कम होना, लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग स्टोरेज ओनली, रिमूवल ऑफ वाटर मॉइस्चर ओनली, केवल पानी की नमी को निकालना, रिडक्शन ऑफ pH ओनली, केवल pH की कमी। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अगर हमें खाद्य को खराब होने से बचाना है तो हमें जो खाद्य प्रसंस्करण विधियाँ हैं उनमें इन तीनों का ही पालन करना होगा, ठीक है, या फॉलो करना होगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ग्यूटेशन टेक्स प्लेस वैन, बिंदु स्त्रव की प्रक्रिया तब होती है जब, तो कब होती है बिंदु स्त्रव की प्रक्रिया, तो इसका जो आंसर होगा वो है द रूट प्रेशर इज़ हाई एंड द रेट ऑफ ट्रांसपरेशन इज़ लो। तो यहाँ पे जो ये पूछ रहा है कि जो बिंदु स्त्रव है उसकी प्रक्रिया कब होगी, तो जब जड़ का दबाव अधिक होता है और वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है, तब जो बिंदु स्त्रव है यानी कि ग्यूटेशन, तो तब ये ग्यूटेशन या बिंदु स्त्रव की प्रोसेस होती है, ठीक है। जो जड़ों पे जो दबाव होता है वो अधिक हो जाता है जब, और जो वाष्पोत्सर्जन है यानी कि ट्रांसपरेशन की प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, दर जो उसकी रेट है वो क्या होगी, कम होगी, तब ये प्रोसेस होगी, ठीक है। अब 10th नंबर क्वेश्चन आता है, द वुड ऑब्टेन्ड फ्रॉम आ गायनोस्पर्म इज कॉल्ड, जो अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म से बोलते हैं, मैं गायनोस्पर्म बोल रही थी, ठीक है, तो इसको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। द वुड ऑब्टेन फ्रॉम अ जिम्नोस्पर्म इज कॉल्ड, अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म से प्राप्त लकड़ी को खालिस्तान कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है यहाँ पे सॉफ्ट लकड़ी, ठीक है। जो अनावृत बीजी से प्राप्त लकड़ी है उसको सॉफ्ट या नरम लकड़ी बोला जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। अब 11th नंबर क्वेश्चन आ जाता है, या 11 नंबर, द यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर इंक्लूड, तो जो यूनिवर्सल रूल है नॉमेनक्लेचर के वो क्या है, तो आपको पता है ना, ये जो नॉमेनक्लेचर के जो नियम हैं नाम पद्धति के सार्वभौमिक नियम, उनमें क्या क्या है, तो उसमें क्या है, द ओनली फर्स्ट पार्ट इज़
जेनरिक इपीथेट एंड सेकंड पार्ट रिप्रेजेंट स्पेसिफिक इपीथेट। तो यहाँ पे है केवल पहला भाग सामान्य संकेत पद जेनरिक एपिथेट होता है और दूसरा भाग विशिष्ट संकेत पद स्पेसिफिक एपिथेट को दर्शाता है। तो ये इसके लिए सही है। ओनली द नेम हैज़ टू बी ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन और लैटिनाइज्ड, केवल नाम को लैटिन या लैटिनाइज में व्युत्पन्न किया जाता है, तो ये भी होगा, है ना। ओनली साइंटिफिक नेम शुड बी रिटेन इन इटैलिक इफ प्रिंटेड एंड अंडरलाइन इफ रिटन। केवल मुद्रित किए जाने पर वैज्ञानिक नाम को इटैलिक में लिखा जाना चाहिए और लिखे जाने पर रेखांकित किया जाना चाहिए, या ऑल ऑफ दीज उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तीनों ही इसमें फॉलो करना पड़ेंगे नाम पद्धति के लिए, ठीक है। अब आ जाता है 12 नंबर क्वेश्चन। तो 12 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, तो ये है दी फोटो पीरियड रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट्स इज परसीव्ड बाय द, पौधों की दीप्ति काल या फोटो पीरियड प्रतिक्रिया खाली स्थान के द्वारा देखी जाती है। तो किसके द्वारा देखी जाती है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो है लीव्स, यानी कि पत्तियों के द्वारा पौधों की दीप्ति काल या फोटो पीरियड की प्रक्रिया देखी जाती है, ठीक है। अब उसके बाद जो आपका क्वेश्चन आता है वो है 13 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपके जो बॉटनी के हैं ये अभी चल रहे हैं 30 क्वेश्चन। इसके बाद जूलॉजी के भी 30 क्वेश्चन आएंगे। तो मतलब बायो में जूलॉजी और बॉटनी आपके 2 पार्ट आते हैं, ठीक है। तो इसमें जो 13 नंबर क्वेश्चन है ये देखिए, ये क्या कहता है, तो ये है कि प्रोफेसर M.S. स्वामीनाथन इज़ नोन एज द फादर ऑफ, जो प्रोफेसर M.S. स्वामीनाथन है उनको खालिस्तान के जनक के रूप में जाना जाता है। तो इनको ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक के रूप में जाना जाता है। ये देखिए, ये आपका बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को जितनी भी क्रांति हैं, जैसे यहाँ पे है नीली क्रांति, लाल क्रांति, श्वेत क्रांति, इनकी भी आपको पूरे याद रखने हैं। तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी जिसमें आपको सारे इनके साइंटिस्ट के नेम वगैरह, प्रोफेसर वगैरह जिनको जिससे भी रिलेटेड है वो सारे मैं बता दूंगी फैक्ट, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो 40 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है, इन टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन्स ऑफ क्रोमेटिन आर लूजली पैक्ड ट्रांसप्रेशनली मोर एक्टिव एंड लाइटली स्टेन्ड आर कॉल्ड। एक विशिष्ट केंद्रक में क्रोमेटिन के कुछ क्षेत्र शिथिल रूप से पैक ट्रांसक्रिप्शन रूप से अधिक सक्रिय और हल्के से चिह्नित होते हैं, जिन्हें खालिस्तान कहा जाता है। तो इनको क्या कहा जाता है, इनको यूक्रोमेटिन कहा जाता है। जो यूक्रोमेटिन होते हैं वो एक विशिष्ट केंद्रक में क्रोमेटिन के कुछ क्षेत्र शिथिल रूप से पैक ट्रांसक्रिप्शन रूप में अधिक सक्रिय और हल्के से चिह्नित होते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो 40 नंबर क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाएगा। इस टाइप से आपको पूरे रहेंगे। तो आपको अपने हिसाब से पूरे स्टडी करनी है, जितने भी आपके नोट्स वगैरह बने हुए हैं, क्योंकि अगर आप अपने प्रीवियस ईयर नोट्स वगैरह से पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको उससे जल्दी समझ में आ जाता है। अब जो 15 नंबर क्वेश्चन है वो है कुकिंग ऑफ फूड एट टेम्परेचर जस्ट बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 82 डिग्री सेल्सियस टू 99 डिग्री सेल्सियस। ये जो नोन है, जो जल होता है यानी कि पानी, उसको 42 डिग्री सेल्सियस से 99 डिग्री सेल्सियस के क्वथनांक के ठीक नीचे तापमान पर भोजन को पकाना निम्न के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है, जब आप भोजन को जो पकाते हैं, किसके, जो वाटर का टेम्परेचर होता है यानी कि 82 डिग्री सेल्सियस से 99 डिग्री सेल्सियस की क्वथनांक से नीचे जब आप भोजन को पकाते हैं तो वो जाना जाता है सिमरिंग, ठीक है, सिमरिंग या सिमाना। तो इसका जो ऑप्शन है वो 4th नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। अब ये आपको एज इट इज़ रहेगा आपका, ठीक है। वेन कैन बी कंसिडर 2 एनिमल्स बिलोंग टू सेम स्पीसीज। 2 जानवरों को हम एक ही जाति का कब मान सकते हैं, तो जब 2 जानवरों को हम एक ही जाति का तब मान सकते हैं जब वो क्या हो। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका होगा 4th ऑप्शन, if they can interbreed freely under natural condition and produce fertile offspring, ठीक है। यदि वे स्वाभाविक परिस्थिति में स्वतंत्र रूप से संकरण कर सकते हैं एवं जो उनकी प्रजनन क्षमता संतति को जन्म दे सकते हैं, ठीक है। तो जो अपने जैसे सेम ऑफस्प्रिंग को जन्म दें तो तभी उनको हम क्या कह सकते हैं, एक ही जाति का मान सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आप पढ़ चुके होंगे 11th-12th के मतलब कि जो जितने भी 11th-12th में टॉपिक्स वगैरह हैं उन सब में, ठीक है। तो यहाँ पे है पौधों में बहुगुणिता पॉलीप्लाइड इसके द्वारा प्रेरित नहीं किया जा सकता है, मतलब पॉलीप्लाइड इन प्लांट्स कैन नॉट बी इंक्लूड बाय। तो किसके द्वारा पौधों में बहुगुणिता या पॉलीपेप्टाइड प्रेरित नहीं किया जा सकता, तो लाइम वाटर के द्वारा पौधों में जो पॉलीप्लाइड है वो प्रेरित नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी इन सब के द्वारा कर सकते हैं।
अब 80 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास कैन बी ऑब्जर्व, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में बायो मास के उल्टे पिरामिड को देखा जा सकता है। तो बायोमास के जो उल्टे पिरामिड हैं उसको किस में देखा जा सकता है, तो वो है मरीन। ठीक है, मरीन में बायो पिरामिड के जो उल्टे बायो मास के उल्टे पिरामिड को देखा जा सकता है। ठीक है, किस पारिस्थितिक तंत्र में, तो मरीन में। ठीक है, जो सबमरीन वगैरह होते हैं वो मतलब मरीन का इन्होंने यहाँ पे समुद्र दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाता है आइडेंटिफाई द केमिकल सिग्नल यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म फॉर कम्युनिकेशन, संचार के लिए जीवों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले रासायनिक संकेत पहचानिए। तो जो संचार के लिए जीवों द्वारा प्रयोग में जो रासायनिक संकेत प्रयोग में लाए जाते हैं वो कौन से हैं, तो इनमें है आपका एलिलो रसायन, मतलब कि एलिलो रसायन, या फिर यहाँ पे एलिलो केमिकल्स ओनली, तो केवल अन्योन्य रसायन, तो एलिलो केमिकल्स ओनली, तो ये तो होगा ही। ठीक है, फिर है केवल कैरोमोन, तो कैरोमोन्स ओनली, फिर है केवल फीरोमोन्स ओनली, तो ये भी होगा, यानी कि ऑल ऑफ दीज। जो जानवर होते हैं वो संचार के लिए इन तीनों का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है 20 नंबर क्वेश्चन के विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ टू सेल्ड पोलन ग्रेन, निम्नलिखित में से कौन सा दो कोशिकीय परागकण का हिस्सा नहीं है। तो इसमें जो दो कोशिकीय परागकण का हिस्सा नहीं है वो है मेल गैमेट्स। ठीक है, नर युग्मक जो दो कोशिकीय परागकण हैं उनका हिस्सा नहीं है। ठीक है, बाकी और जो हैं वो सारे दो कोशिकीय परागकण के हिस्सा हैं। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ लेना। फिर 21 नंबर क्वेश्चन आ जाता है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग फ्लेवर सेवर टोमेटो वेराइटी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लेवर सेवर टमाटर की विविधता के बारे में गलत है। तो इसमें कौन सा कथन होगा जो गलत होगा, तो वो है आपका कि इट हैज़ शॉर्ट सेल्फ लाइफ एंड पुअर न्यूट्रिएंट क्वालिटी, इसमें अल्प अचल जीवन और पोषक तत्व की गुणवत्ता खराब होती है। ये जो ऑप्शन है वो आपका गलत है। ठीक है, फिर 22 नंबर क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइटली पेयर्ड, तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेलित है। तो सही मेलित युग्म इसमें कौन सा है, तो इसमें जो सही मेलित युग्म है वो है मध्य केंद्रीय गुण सूत्र बिंदु मध्य में होते हैं। ठीक है, तो ये जो युग्म है ये सही है, बाकी सारे गलत है इसमें। तो मतलब कि मेटासेंट्रिक जो होता है वो क्या होता है, सेंट्रोमेर एट द मिडल। ठीक है, फिर उसके बाद आता है 23 नंबर क्वेश्चन। तो 23 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ सीड्स, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बीजों के परिवहन और भंडारण में मदद करती है। तो वो कौन सी विशेषता है, बोथ डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी। ठीक है, मतलब निर्जलीकरण और प्रसुप्ति दोनों ही जो हैं वो बीजों के परिवहन एवं भंडारण में मदद करती है। ठीक है, उसके बाद आता है 24 नंबर क्वेश्चन। तो 24 नंबर क्वेश्चन कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन्स, जो फाइटो हार्मोन्स हैं तो कौन से इनमें से इज अ स्ट्रेस हार्मोन, जो निम्नलिखित फाइटो हार्मोन दिए हैं उनमें से कौन सा स्ट्रेस हार्मोन है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा फाइटो हार्मोन एक तनाव हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन है। तो वो है ABA जो हार्मोन है या फाइटो हार्मोन है तो वो एक तरह का जो तनाव हार्मोन कहलाता है। ठीक है, अब जो ABA है इसका जो फुल फॉर्म है या फुल नेम है वो क्या है, तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, इसका नाम है एब्सिसिक एसिड, मतलब ABSCISIC एब्सिसिक एसिड। ठीक है, इसका जो नाम है वो है एब्सिसिक एसिड। ठीक है, ABSCISIC। ठीक है, एब्सिसिक एसिड इसका फुल फॉर्म है ABA का। ठीक है, तो ये जो हार्मोन होता है या फाइटो हार्मोन है ये एक तनाव हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन है। ठीक है, फिर आ जाता है 25 नंबर क्वेश्चन। तो जो 25 नंबर क्वेश्चन है वो है कि अ सेल विथ 16 क्रोमोसोम्स इज ट्रीटेड विथ कॉल्चिसिन, हाउ मैनी क्रोमोसोम्स विल द सेल हैव एट द एंड। नोट यहाँ पे दिया हुआ है कि द केमिकल कॉल्चिसिन इंटरफेयर्स विथ स्पिंडल फॉर्मेशन। 16 गुणसूत्रों वाली एक कोशिका सेल को कोल्चिसिन के साथ उपचारित किया जाता है। कोशिका सेल के अंत में कितने गुणसूत्र होंगे। नोट, रासायनिक कोल्चिसिन स्पिंडल के गठन में हस्तक्षेप करता है। तो इसमें क्या है कि
जो एक सेल विद 16 क्रोमोसोम मतलब 16 गुणसूत्रों वाली कोशिका जो होगी वो अगर मतलब कोल्चिसिन के साथ उपचारित किया जाएगा तो ये क्या करेगी, जो इनके गुणसूत्र हैं वो डबल कर देगी। तो यहाँ पे 16 है तो क्या हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि 32 हो जाएगा। तो ये जो करेगी, ये क्या करेगी, 2 डॉटर सेल विल हैव फॉर्म्ड में यहाँ पे 2 डॉटर सेल बनेंगी, मतलब कि 16 की 2 हो जाएंगी, ये अपनी जैसी कॉपी कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 32 हमारा इसका आंसर हो जाएगा 25 नंबर का क्वेश्चन का। ठीक है, अब आ जाता है रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए आकार इन, मतलब डीएनए की प्रतिकृति निम्न में होती है। तो डीएनए की जो प्रतिकृति होती है वो किस में होती है, एस फेज, यानी कि एस प्रावस्था में डीएनए की प्रतिकृति होती है, रिप्लिकेशन होता है। तो डीएनए आरएनए वगैरह भी मैं बता दूंगी अच्छे से सेपरेट वीडियो में। ठीक है, द प्लास्टिड दैट स्टोर्स लिपिड्स आर, लिपिड को संग्रहित करने वाले प्लास्टिड हैं, जो लिपिड को संग्रहित करते हैं वो प्लास्टिड कौन से हैं, तो इनमें हैं इलायोप्लास्ट। ठीक है, इलायोप्लास्ट जो होता है वो क्या करता है, लिपिड को संग्रहित करता है। तो ये आपको ऐसे ही एज इट इज़ याद रखना है कि जो लिपिड को संग्रहित करने वाले प्लास्टिड हैं वो कौन है, तो इलायोप्लास्ट है। ओके, फिर अब आ जाता है 28 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें जो 28 नंबर क्वेश्चन है उसमें वो पूछ रहा है कि पोलिन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड पोलिन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, मतलब खाली स्थान की उपस्थिति के कारण जो पराग कण जीवाश्मों के रूप में अच्छी तरह संरक्षित रहते हैं। तो किसकी उपस्थिति के कारण, तो वो है स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन की उपस्थिति के कारण जो पराग कण जीवाश्मों के रूप में अच्छी तरह से संरक्षित रहते हैं। ठीक है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन ए। फिर आ जाता है कि द अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनीमल माइक्रो ट्यूबल्स इन 9+2 फैशन इज सीन इन, तो 9+2 फैशन में अक्षसूत्री सूक्ष्म नलिकाओं यानी कि एक्सोनीमल माइक्रो ट्यूबल्स की व्यवस्था निम्न में देखी जाती है। तो वो किस में देखी जाती है, बोथ सीलिया एंड फ्लैगला। ठीक है, पक्ष माव सीलिया और केवल कशाभिका दोनों में। ठीक है, तो ये रहेगा इसका आंसर। ये मतलब कि इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पे ये आपका 20 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें क्या होता है कि जो ये अरेंजमेंट होता है ना, ये क्या करता है कि 9 इसमें फ्यूज्ड पेयर होते हैं जो आपके आउटसाइड के सिलेंडर में होते हैं, और 2 जो अनफ्यूज्ड जो माइक्रो ट्यूबल्स होते हैं वो सेंटर में होते हैं, है ना। तो ये क्या करता है, आर्म की तरह अटैच्ड रहता है, और जो माइक्रो ट्यूबल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मॉलिकुलर मोटर की तरह वर्क करने लगते हैं। ठीक है, इसमें जो मतलब कि ये ऐसे रहते हैं, जैसे बीच में सेंटर में ये जो मतलब कि 2 अनफ्यूज्ड माइक्रो ट्यूबल्स हैं जो अटैच्ड होंगे, और बाकी यहाँ पे जो मतलब आउटर लेयर में होंगे ये ऐसे अटैच होकर ये 9 पेयर ऐसे रहेंगे, 2-2 के 9 पेयर। ठीक है, तो इस टाइप से ये जो अरेंजमेंट है ये ऐसा बन जाएगा, ये बाहर आउटर पेयर में 2-2 के 9 पेयर हो जाएंगे, और अंदर 2 का 1 पेयर हो जाएगा, 1 पेयर हो जाएगा, है ना। तो इस टाइप से ये पूरा अरेंजमेंट रहेगा। तो इसी को जो अक्षसूत्री सूक्ष्म नालिकाओं की व्यवस्था देखी जाती है, तो ये जो होती है ये किस में होती है, दोनों। ठीक है, बोथ सीलिया एंड फ्लैगला में। ठीक, अब जो 30 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है कि विच वेराइटी ऑफ बीट हैज़ हायर प्रोटीन कंटेंट एंड हैज़ यूज्ड एज अ डोनर फॉर इम्प्रूविंग कल्टीवेशन ऑफ बीट, मतलब गेहूं की किस किस्म में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और इसे गेहूं की खेती में सुधार के लिए दाता के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो मतलब एक नॉर्मल क्वेश्चन है, ये जनरल साइंस के लिए भी क्वेश्चन है। इसमें जो है वो है एटलस 66 गेहूं की किस्म है जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, और गेहूं की खेती में सुधार के लिए जो दाता होते हैं वो मतलब कि दाता के रूप में इस्तेमाल किया जाता है इसे। ठीक है, तो ये आपके 30 क्वेश्चन जो हैं वो बॉटनी के मतलब यहाँ पे ख़त्म होते हैं। अब जो जूलॉजी के क्वेश्चन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत फिर लंबी हो जाएगी, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं जूलॉजी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जो लोग पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा एंड तक देखें, और जितनी भी आपको और अदर्स वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगी। जितने भी एग्जाम्स हैं मध्य प्रदेश के, जो भी पीवी के थ्रू कंडक्ट होने वाले एंट्रेंस है, सबकी प्रिपरेशन यहाँ पर हो रही है। तो जो लोग पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।